हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप का सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, तो पार्टनरशिप होता क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, जो कि पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं, मतलब कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है जनरल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर या ऑर्डिनरी पार्टनर। तो ये किस तरह के पार्टनर होते हैं? ऐसे पार्टनर जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो रोज फर्म आएंगे और फर्म का जितना भी काम है, मैनेजमेंट है, वो संभालेंगे एक्टिवली। ठीक है। वो पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव अ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ वो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेंगे। दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन बिजनेस। तो ऐसे पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी जानते हो, इसमें क्या था कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होगा इन केस ऑफ डेट, है ना। अगर फर्म अगर नहीं चुका पा रही है तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो लाइबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। और साथ साथ में क्या बोला गया कि एन एक्टिव पार्टनर कैरीज बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स एंड इज बाउंड बाय एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर एज वेल। तो ये क्या कर रहा है कि दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम भी करता है, और क्या होता है, इज बाउंड बाय एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल। और अगर कोई दूसरे पार्टनर हैं तो उनके भी एक्टिविटी से ये क्या हो गया, बंधा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। तो नाम बड़ा फनी लग रहा है, स्लीपिंग पार्टनर, है ना, सोता हुआ पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर, ये कौन कैसा पार्टनर होता है? तो ये जस्ट अपोजिट है जनरल पार्टनर का, एक्टिव पार्टनर का जस्ट अपोजिट। ये दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये शेयर भी करेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों। इनका भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। ठीक है। लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मे नॉट कंट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बट इज बाउंड बाय एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर पार्टनर। खुद ये डिसीजन मेकिंग में भले ही ना रहे और नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये दूसरे के एक्टिविटी, दूसरे पार्टनर के एक्टिविटी से खुद भी बन जाएगा। ठीक है। जैसे ही क्या हो गया, अगर दूसरे पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो अग्रीमेंट से ये भी फिर बंध जाएगा, भले ही ये वहां हो या ना हो। ये दो तरह का पार्टनर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। अब देखो, सीक्रेट पार्टनर कौन से पार्टनर हो गए? तो ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विथ फर्म टू जनरल पब्लिक। तो ऐसे पार्टनर फर्म यानी कि जो जनरल पब्लिक होता है, तो उसके नज़र में ना आके ये सीक्रेटली पार्टनर्स होते हैं। ये भी पैसे वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड बिजनेस रिस्क। इनका भी जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। बस एक यहाँ पे क्या है, एक बात क्या है कि ये अपना जो एसोसिएशन है इस पार्टनरशिप फर्म के साथ, वो जनरल पब्लिक के साथ, वो जनरल पब्लिक को नहीं बताते हैं, ये सीक्रेट रखते हैं। तो इसका काफ़ी फायदा भी हो सकता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस का आइडियाज कोई दूसरा अगर चुरा के अगर सेल कर रहा है, मतलब दूसरे को अगर बेच दिया, तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि ये सीक्रेट पार्टनर भी वहां पे ये बता सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट पार्टनर जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने फैक्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कैसा होता है? देखो, सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम। ऐसे पार्टनर क्या करते हैं, सिर्फ अपना नाम देते हैं एंड गुडविल, और अपने गुडविल को प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म। ही नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर टेक प्रॉफिट। ना ही वो पैसे लगाते हैं, ना ही वो क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, बट हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब आप देखो, आप ये बोलोगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है, मतलब इसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। चलो, पैसा होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, पैसे तो लगा भी नहीं रहा है। ठीक है, अपना नाम लगाया और गुडविल जो भी उसका रेपुटेशन है मार्केट में वो लगाया। ना ही ये पैसे लगा रहा है, ना ही प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन लाइबिलिटी पूरा का पूरा अनलिमिटेड ये इसका होगा। तो ऐसा कौन पार्टनर होगा, कौन बनना चाहेगा? हम सभी के दिमाग में ये आ सकता है। तो कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जैसे पेरेंट, है ना। तो हो सकता है कि अब पेरेंट का रेपुटेशन है, नेम है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई फिल्म स्टार है
और फिल्म स्टार का कोई भी जैसे उसके बच्चे हो गए, वो अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो फिल्म स्टार का नाम ज़्यादा है, तो वो अपने नाम को क्या कर सकते हैं, उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो पार्टनर हो सकते हैं। तो उनके नाम और डेपुटेशन की वजह से क्या होगा कि लोग आएंगे, लेकिन वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड पूरा होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे होगा, लाइबिलिटी पूरा होगा इन लोगों का। ठीक है, तो ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जो नाम के लिए बस पार्टनर है, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। अब देखो नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? अब ये ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद भी एक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक ही जैसा लगता है लेकिन दोनों थोड़ा डिफरेंट है। तो पार्टनर बाय स्टॉपल किसे कहेंगे? पार्टनर बाय स्टॉपल इज वन हु बाय हिज हर वर्ड्स or conduct give impression to the outside world that he is a partner of the firm whereas he or she is not। अब यहाँ पे आप समझो कि मान लेते हैं क्या हो गया कि तीन पार्टनर थे एक फर्म में, ठीक है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सी को बोला गया कि आप क्या करो, आप जाओ एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास, एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास, और अग्रीमेंट करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो इस पिक्चर में ये एक्स वाई जेड लिमिटेड का एक पार्टनर है। ठीक है, मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, अब सी को बोला गया था क्या करने के लिए कि आप अकेले जाओ। सी क्या किया, सी का भी कोई एक फ्रेंड था, मान लेते हैं डी। ठीक है, अब सी का एक फ्रेंड था डी। ये डी पार्टनर नहीं है इस फर्म का, एबीसी लिमिटेड का ये पार्टनर नहीं है, लेकिन सी अपने कंपनी के लिए डी को भी लेके जाता है कि चलो एक मीटिंग है, एक अग्रीमेंट करना है एक्स वाई जेड लिमिटेड से वहाँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सी और डी, जैसे अब इस पिक्चर में आप ये समझ लो कि ये पर्सन सी है, ये पर्सन डी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का मतलब ये पर्सन, थर्ड पार्टी यानी कि वो पार्टनर नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी अपने इंप्रेशन से, अपने वर्ड्स से, ठीक है, अपने वर्ड से, अपने कंडक्ट से ये डिटरमाइन करता है, ये सामने वाले को बताता है, ठीक है, ये सामने वाले को बताता है और शो करता है कि ही इज ऑल्सो पार्टनर बट ही इज नॉट अ पार्टनर। ठीक है, ही और सी इज नॉट अ पार्टनर, बट ये सामने वाले को क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स के साथ ये अग्रीमेंट कर रहा है, एक्चुअल में पार्टनर तो हमारा सी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी अग्रीमेंट कर रहा है एक्स के साथ, एक्स को जता रहा है कि आई एम ऑल्सो पार्टनर। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो या जो भी, ये लोकल हो वहाँ का, इसके वजह से यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डी के वजह से एक्स ने क्या किया, ये अग्रीमेंट को लॉक किया। ठीक है, अग्रीमेंट कर लिया इन्होंने। ठीक है, इस ए बी सी लिमिटेड के साथ एक्स वाई जेड लिमिटेड ने अग्रीमेंट कर लिया। अब फ्यूचर में कुछ भी होगा, ठीक है, फ्यूचर में अब मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करना होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड को, तो अब यहाँ पे ए बी सी, ए बी और सी ही बस लाइबल नहीं होगा, ये डी भी लाइबल हो जाएगा, यानी डी यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनर बाय स्टॉपेल हो गया। ठीक है, यानी स्टॉपेल का मतलब अपने वर्ड्स और कंडक्ट से जो दिखाए कि आई एम ऑल्सो पार्टनर। ठीक है, तो ये पार्टनर बाय स्टॉपेल हो गया कि थर्ड पार्टी ये एक अलग ही पार्टी है। ठीक है, ये दूसरा पार्टी है, ये दूसरे मतलब दूसरा एक इंडिविजुअल है, और ये किसी को जो एक्स वाई जेड लिमिटेड या किसी के साथ अग्रीमेंट हो रहा है या कहीं पे भी ये शो करे कि आई एम ऑल्सो पार्टनर, और उसके वजह से अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे एक्स काफ़ी इंप्रेस हो गया डी से, और इसके वजह से फिर क्या हुआ कि ये अग्रीमेंट हो गया। अब फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा होता है कि एक ए बी सी लिमिटेड को पैसे लौटाने हैं और वो नहीं लौटा पा रहे हैं, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड सिर्फ ए बी और सी को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो डी को भी पकड़ेगा, और डी का भी लाइबिलिटी उतना ही होगा जितना ए बी और सी का होगा, यानी डी का बैठे बिठाए यहाँ पे जो लाइबिलिटी हो गया वो कैसा लाइबिलिटी हुआ, डी का वो लाइबिलिटी हो गया अनलिमिटेड, यानी ना ही पैसा लगाया इसने, ना ही प्रॉफिट शेयर किया है ये। ठीक है, तो वही बात हो गया क्या कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारह आना। ठीक है, तो यही चीज कि ये क्या किया, ये ना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये पर्सन ना ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किया है, ना ही ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा ये ले रहा है,
और लाइबिलिटीज का भी अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का हो गया। तो ऐसे पर्सन को पार्टनर बाय स्टॉपल कहते हैं कि जो अपने कंडक्ट से, ठीक है, अपने कंडक्ट से, यहाँ पे वर्ड पे आप ध्यान दें कि अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से सामने वाले को बताए कि आई एम ऑल्सो पार्टनर ऑफ दिस फर्म, दो ही इज नॉट, बल्कि वो हो नहीं और बस झूठ मूठ का दिखा रहा है। तो ऐसे पार्टनर पार्टनर बाय स्टॉपल कहलाएंगे और उनका भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये क्या हो गया, ये भी उसी से मिलता जुलता है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यहाँ पे क्या है कि इज one who is falsely declared partner of the firm, whereas actually he or she is not, and even after becoming aware of it, he she does not deny it, वो डिनाई भी नहीं करते हैं। जैसे इस केस में आप देख लो, यहाँ पे एक पिक्चर है और पिक्चर से आप समझने का कोशिश करो। मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, इधर ये एक्स वाई जेड लिमिटेड। यहाँ पे अब वही सेम केस देखो कि ए बी सी लिमिटेड में क्या किया गया कि ए बी और सी जो है, अब वहाँ पे एक पर्सन को बोला गया कि ए जो है, ठीक है, आप अकेले जाओ और बिजनेस करो, यानी कि अग्रीमेंट करो। अब यहाँ पे ए तो गया, सपोज कर लेते हैं सी इज ए, ठीक है, ये गई और वहां पे क्या हो रहा है कि ये अपने फ्रेंड के साथ गई, ठीक है, अपने फ्रेंड को साथ लेके गई कि चलो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छा है, ठीक है ना, तो तुम प्रेजेंट अच्छे से करते हो, जितने भी पीपीटी होते हैं उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छा आप करते हो, तो आप भी चलो मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पर्सन एस है, ठीक है, एस। अब ये एस ये कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, ये पार्टनर नहीं है एबीसी लिमिटेड का, लेकिन ए के साथ बस गया है, ठीक है। अब ए के साथ ये गया और एस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने इंट्रोड्यूस किया एक्स वाई जेड लिमिटेड को, एक्स वाई जेड लिमिटेड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया क्या, कि ये जो एस है ना, ये एस भी हमारा ही पार्टनर है। आप इसका प्रेजेंटेशन देखें, ए यहाँ पे फॉल्सली डिक्लेयर कर रही है इन तीनों को कि ये क्या हो गया कि एस भी जो है वो भी क्या है, हमारे पार्टनर है। और ये बात जानने के बाद भी ये एस इस बात को डिनाई नहीं करता है। इसे पता चल गया क्या कि ए फॉल्सली यहाँ पे क्या कर रही है, बता रही है, फॉल्सली डिक्लेयर कर रही है इन सभी के सामने कि आई एम ऑल्सो अ पार्टनर, बट एस इज नॉट अ पार्टनर। और ये अवेयर भी हो गया इस बात को लेके कि हाँ ये झूठ बोला जा रहा है, और इसके बावजूद भी ये डिनाई नहीं करता इस बात को कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं बस आया था प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ डिनाई नहीं किया। अब यहाँ पे डिनाई नहीं किया, इसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा, इसी का अब गलती इसे, इसी गलती की सजा इसे मिलेगी। क्या मिलेगी सजा, तो अब ये भी पार्टनर बन गया और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और इसका भी लाइबिलिटी फिर अनलिमिटेड ही हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड को पैसे देने हैं, ए बी सी लिमिटेड नहीं दे पा रहा है, ए बी और सी तीनों मिलकर अगर नहीं भी दे पा रहे हैं, देन एस इज ऑल्सो लाइबल, क्योंकि यहाँ पे फॉल्सली डिक्लेयर किया गया था और आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने डिनाई भी नहीं किया। तो कभी कभी आपकी चुप्पी भी आपको गलत जगह पे फंसा सकती है। तो ये चुप रह गया उस टाइम और ये गलत जगह पे फंस गया, इसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गया। तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में दूसरे पर्सन यानी पार्टनर क्या कर रहा है, उसको डिक्लेयर कर रहा है, और ये बात जानने के बावजूद भी ये डिनाई नहीं कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। और पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या था कि वो खुद अपने कंडक्ट से दिखाता है थर्ड पार्टी को, है ना, जैसे वहां पे डी ने दिखाया अपने आप को थर्ड पार्टी के सामने कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो वहां वो खुद दिखा रहा था, खुद एक्सप्रेस कर रहा था। यहाँ पे किसी और के द्वारा एक्सप्रेस किया गया और यहाँ पे ये बोला नहीं। तो ये दो डिफरेंस हो गया, ये दो आपका हो गया पार्टनर्स का टाइप्स। पार्टनर का टाइप वहां तक हमारा हो गया। एक और इसमें एक्सेप्शन भी आता है, माइनर एज अ पार्टनर। और एक और टाइप्स ऑफ पार्टनर हो जाते हैं कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली,
तो मैंने जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था मैंने कि वहाँ पे ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है। और जनरली माइनर एक एक्सेप्शन आता है, माइनर पार्टनर। तो सबसे पहला माइनर होता कौन है? तो माइनर ऐसे पर्सन होते हैं हु इज बिलो बिलो एज 18, 18 के 18 एज से जो नीचे, 18 ईयर से जो नीचे के एज के जो लोग होते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है, और 18 और 18 अबव मेजर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो माइनर कभी भी, यहाँ पे माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली माइनर कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट किसी के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है। ही कैन नॉट बिकम पार्टनर, ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ अ फर्म। ठीक है। तो एक एक्ट है इंडिया में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। However, a minor can be admitted to the benefits of an existing partnership firm with the mutual consent of all other partners. तो एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन आता है कि माइनर पार्टनर बन सकता है एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि फर्म के बेनिफिट के लिए। मान लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में, टेक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। टेक्नोलॉजीज का इसको नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, तो इसे अगर हम क्या करें, फर्म में फर्म के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन वो भी पार्टनर कैसे बनेगा, बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। यानी जितने भी अदर पार्टनर हैं, जैसे मान लेते हैं ए, बी एंड सी आर पार्टनर, और यहाँ पे ये पर्सन एक्स है और ये काफ़ी अच्छा है किस चीज़ में, तो काफ़ी अच्छा है, मान लेते हैं ये काफ़ी अच्छा है इंटरनेट और जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं उन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज उसके पास नॉलेज अच्छा है। तो अब इसके वजह से ये हमारे बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ये एक तरह से सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो इसे हम क्या करें, मान लेते हैं 17 एज का है। ठीक है। तो 17 ईयर का है। ठीक है। अब 17 ईयर का है तो माइनर हो गया, लेकिन अपने फर्म के बेनिफिट के लिए सभी के म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। कोई एक भी अगर मना कर दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा और माइनर पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो एक तो आपको बात यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कब पार्टनर बनेगा। अच्छा, एक बात और देख लो कि ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर लॉसेस। माइनर कभी भी लॉस बियर नहीं करेगा, हमेशा माइनर प्रॉफिट में ही वो हिस्सेदार होगा, लॉसेस कभी बियर नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट। एक्ट के अकॉर्डिंगली ये लॉस बियर कभी नहीं करता है। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड, इसका लाइबिलिटी भी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। अगर उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उतने ही के लिए लाइबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं होगा। he will not be eligible to take an active part in management of the firm। अब ये एलिजिबल भी नहीं है कि एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट में ले सके, यानी डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व नहीं होगा ये पर्सन। ठीक है। तो ये था माइनर एज अ पार्टनर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आप इसे क्या कर सकते हो, क्विक रिकैप कर सकते हो इससे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें पूरा का पूरा जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर है उसका एक क्विक रिकैप है ना, एक शॉर्ट रिकैप है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिकैप भी कर सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है, वो अग्रीमेंट जो है वो कितने तरह का हो सकता है। तो एक है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप एक होता है हमारा पार्टनरशिप एट विल। सबसे पहला बात कि विल, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है। एक तो ये इच्छा हुआ कि वो अपने विल, मन मर्जी के अकॉर्डिंगली ये पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट, जब तक वो चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप चलता रहे तब तक चलता रहेगा। एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी अदर पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म।
और ये उसी समय बंद होगा जब पार्टनर नोटिस दे के पार्टनरशिप से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अपनी इच्छा से वो बंद भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट नोटिस यहाँ पे जरूरी है, बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस, क्योंकि इसके भी क्रेडिटर्स होंगे और भी लोगों का पैसा होगा। तो जो भी छोड़ रहा है या बंद होगा जो पार्टनरशिप, तो उन्हें सबसे पहले अपने जितने भी डेट हैं उन्हें चुकाना पड़ेगा, कर्ज को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसे कहते हैं? ऐसा पार्टनरशिप जो फॉर्म हुआ है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि ये अगर बिल्डिंग बन जाएगा तो बिल्डिंग बनाने के बाद हम क्या कर देंगे, इसे बंद, ये पार्टनरशिप खत्म। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग बन गया, अपार्टमेंट बन गया, फ्लाईओवर बन गया, और वो जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह के पार्टनरशिप हुए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दो तरह का है। एक है जनरल पार्टनरशिप, जो अधिकतर चलता था पहले, लेकिन अब जनरल पार्टनरशिप बहुत कम ही चलता है। तो अंडर दिस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, लिमिटेड एंड ज्वाइंट। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि अनलिमिटेड होता है। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट, ये आपका लिखने में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल पार्टनरशिप जो होता है, तो जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और सभी का लाइबिलिटी होगा। रजिस्ट्रेशन इसका भी ऑप्शनल ही है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो लिमिटेड पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप in which liability of at least one partner is unlimited whereas the other partners may have limited। तो यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा, और बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उन सभी का लाइबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा। एक का बस अनलिमिटेड होगा। जैसे इसमें था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में था कि कर्ता का जो लाइबिलिटी था वो बस अनलिमिटेड होता था और बाकी पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता था। उसी तरह से लिमिटेड पार्टनरशिप भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? अब देखो कि अगर मान लेते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पे बिजनेस में आ रहे हैं, सपोज ए, बी एंड सी, ठीक है, तीनों पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। अब ये तीनों जब पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, अब ये ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म ओरली भी कर सकते हैं, जो भी अग्रीमेंट ये करना चाह रहे हैं ये ओरली ये यहाँ पे कर ले। तो अब यहाँ पे आप बात समझो कि जब ओरल अग्रीमेंट होगा तो यहाँ पे है क्या कि कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, है ना, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। आज ये लोग बोल रहा है कि चलो हम लोग जो प्रॉफिट है वो 1:2:3 के रेशियो में बांटेंगे, और जिस टाइम प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ बिजनेस में, उस दिन अब ये बोल रहे हैं, है ना, जैसे सी बोला नहीं 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 प्रॉफिट, या बी बोल दिया कि नहीं, इस तरह से क्या होगा कि प्रॉफिट नहीं बटेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। तीनों में से कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बोला गया था कि इक्वली बटेगा, 1:2:3 के रेशियो में नहीं बोला गया था, तो ओरल अग्रीमेंट का तो कोई प्रूफ नहीं है ना, ओरल अग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या आगे मान लेते हैं हम अपने फर्म को रजिस्टर भी करेंगे तो उसके लिए ओरल अग्रीमेंट से तो काम नहीं बनेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें यहाँ पे जो जो भी अग्रीमेंट हमने किया, चाहे वो क्या हो कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हो, किसी पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड हो, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का अग्रीमेंट जो हो रहा है, वो अग्रीमेंट हमें एक एविडेंस के तौर पे भी चाहिए, और आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए उसे रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप डीड किसे कहेंगे? The written agreement on stamped paper which specifies the terms and condition of partnership। तो पूरे पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन का बात किया जाता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जब क्या होता है, लिख लिया जाता है एक स्टैम्प्ड पेपर्स पे। ठीक है, स्टैम्प पेपर, ऐसे ही किसी नॉर्मल पेपर पे यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्टैम्प्ड पेपर होने चाहिए, और स्टैम्प पेपर ही एक्चुअल में अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है,
बाकी पेपर्स का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। नॉर्मल पेज पे अगर आप लिख के साइन कर दोगे और किसी को दे दोगे तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, दैट इज नॉट वैलिड। बट व्हाट इज वैलिड? द स्टैम्प्ड पेपर। तो स्टैम्प पेपर पे पूरा का पूरा अग्रीमेंट लिखा होना चाहिए और वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए कोर्ट से और ऑथराइज्ड बॉडी से, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। तो पार्टनरशिप डीड है क्या? ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है या टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिख दिया जाता है या रिटन फॉर्म में होता है स्टैम्प पेपर पे, तो उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। दोनों बातें यहाँ पे बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप डीड। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या कंटेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में? चलो हम लोग देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या मेंशन होगा? नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद जो भी पार्टनर्स हैं इसमें यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उसका नेम, उसका एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई ड्यूरेशन है कि कितने समय तक आप चलाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, टर्म्स रिलेटिंग टू सैलरी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, इसके बारे में, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, ये सभी चीज़ें रहेंगी। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म कैसे बंद होगा ये भी, और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये भी सभी चीज़ें मेंशन होंगी। अच्छा, एक बात यहाँ किया कि दो द पार्टनर्स कैन म्यूचुअली अग्री ऑन all financial and non-financial issues, but if there is any disagreement or maybe the documentary evidence of written deed is missing, then partners may follow the partnership deed as laid down in Partnership Act 1932। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया कि अगर डीड नहीं है, सबसे पहला कि अगर डीड है ही नहीं, रिटन अग्रीमेंट है ही नहीं, या फिर है भी तो कोई पॉइंट उसमें मिसिंग है, ठीक है, कोई पॉइंट मिसिंग है और उसको लेके फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उस टाइम फिर क्या होगा? तो उस टाइम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस फिर लागू होगा। वो दिया गया है कि अगर ये चीज़ मिसिंग है या एब्सेंट है या नहीं दिया गया तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आप यहाँ पे देख लो, वैसे ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, तो ट्वेल्थ में आपका अकाउंट्स में आ गया है, ठीक है। तो अकाउंट्स में वही चीज़ें हमें पढ़नी है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग के फॉर्म में है कि अगर कोई चीज़ मिस हो जा रहा है पार्टनरशिप डीड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि स्टार्टिंग में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1:3, 1:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। तो ओरल अग्रीमेंट था, ये रिटर्न में नहीं लिखा गया या डीड बनाया ही नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस टाइम, तो उस टाइम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर ऐसा बात होता है कि अगर कुछ चीज़ मेंशन नहीं हो रहा है, मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, या एब्सेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इक्वल प्रॉफिट को बांटेंगे 1:1:1 में। ये कौन कहता है? तो पार्टनरशिप एक्ट। यानी डीड में अगर कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं है तो उस टाइम अब सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट का जो भी यहाँ पे रूल है या प्रोविजन है वो लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किस तरह का होता है, क्या वो कंपलसरी है या फिर कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब कि हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे रजिस्टर करवाएं या फिर नहीं करवाएं, टोटली ऑप्शनल है। बट इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर कराने का कुछ पर्क्स भी है, कुछ फायदे भी हैं, कि ये एडवाइजेबल है कि आपको अपने फर्म को क्या करवा लेना चाहिए? रजिस्टर करवा लेना चाहिए। क्यों? अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो ये तीन प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर, ठीक है। तो जो भी पार्टनर होगा एक अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो ना ही फर्म पे केस फाइल कर सकता है ना ही किसी पार्टनर पे केस फाइल कर सकता है, कोई भी ऐसा सर्टेन सिचुएशन में। द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, फर्म खुद तीसरे कोई थर्ड पार्टी है तो उस पर सूट फाइल नहीं कर सकता। सूट फाइल करने का मतलब यहाँ पे है कि केस फाइल करना, केस करना, ठीक है।
नेक्स्ट है द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर। फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता है कोई भी सर्टेन सिचुएशन में। जैसे मान लेते हैं पार्टनर फर्म को धोखा दे रहा था या उसके एसेट्स को क्या कर रहा था, वो सेल कर रहा था और खुद पर्सनली प्रॉफिट अर्न कर रहा था, तो इस सिचुएशन में जो फर्म है वो यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर्स को। तो ये कुछ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अगर हमारा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। अब प्रोसीजर कुछ देख लेते हैं, ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा कि द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड इज एज फॉलोज। सबसे पहला सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। जो भी फॉर्म है, प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो लेके उसे फिलअप करके रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म यानी पार्टनरशिप के लिए हर एक जगह पे क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफिस रहता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को हमें वो प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिट करना होगा। तो उसमें कुछ बातें मेंशन करनी रहती हैं, जैसे एप्लीकेशन should contain name of the firm, firm का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, name of other places where the firm carries on its business, the date when each partner has joined the firm, name and address of the partner, duration of partnership, ये सभी बातें मेंशन करनी होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद है कि दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स के द्वारा ये क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट हमारा है कि डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी, जो भी रिक्वायर्ड फी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे करना पड़ेगा, और तब जाके हमारा फर्म क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो सकता है। जब रजिस्ट्रार अप्रूवल दे देगा और वो सभी जान यहाँ पे वो जांच लेगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो सब कुछ सही है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, फॉर्म को रजिस्टर कर देता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप वाला टॉपिक था। और पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। तो अभी तक हमने यहाँ पे 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए। एक सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया हमने, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ लिया, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ लिया और एक पार्टनरशिप पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपनी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।